Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all will be fine. आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 7 से हम इंथॉल्पीज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथॉल्पीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो हियर वी गो. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंथॉल्पी के बारे में कल पढ़ा था. इंथॉल्पी जो है वो बेसिकली किसी भी सिस्टम से रिलेटेड, किसी भी सिस्टम से अटैच्ड ये वो हीट होती है, ये टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम है कि जो या तो ड्यूरिंग रिएक्शन या किसी प्रोसेस के इवॉल्व होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है. तो इसको जो है वो हम इंथॉल्पी का नाम देते हैं. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथॉल्पीज़ जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस के साथ अटैच्ड होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. जैसे सबसे पहले हम जनरल डिस्कशन करेंगे अबाउट इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन. डेल्टा एच कहा जाएगा इसे. अब रिएक्शन की इंथॉल्पी किसे कहा जाता है? रिएक्शन बेसिकली कहते हैं ऐसे प्रोसेस को जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस. तो उस रिएक्शन के दौरान जो आपके पास अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी उसे हम इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन का नाम दे सकते हैं. जैसे वो कहते हैं द स्टैंडर्ड इंथॉल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज़ द इंथॉल्पी चेंज विच अकर्स व्हेन द सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एज इंडिकेटेड बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. अब स्टैंडर्ड कंडीशंस हमारे पास कौन कौन सी हैं? वो उनमें से एक 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर हमारे पास, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस कहलाई जाती हैं. Like 2 moles of H2 or 1 mole of NO2, they combine to form 2 moles of H2O. The amount of heat which is released is minus 285. So that is called heat of reaction. That is an example of heat of reaction. आप लोगों ने फिगर 7.5 भी ज़रूर देखनी है. ये MCQs में आप लोगों से पूछा जा सकता है. देखें, जब भी आपके पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक में हीट ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा होता है और हीट ऑफ प्रोडक्ट आपके पास कम होती है. और जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर प्रोडक्ट्स की हीट या इंथॉल्पी ज़्यादा होती है और उनके रिएक्टेंट्स की कम हुआ करती है. तो ये चीज़ें आप लोगों से MCQs में भी पूछी जा सकती हैं. ठीक है. और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए आप लोगों से तो वो सिंपल इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन ही पूछा जाएगा, इसका कोई और सवाल नहीं बन सकता. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन से मुराद है फॉर्मेशन प्रोसेस है किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन का. तो व्हेन सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड. तो 1 मोल कंपाउंड को बनाने के लिए आपको जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है उसको हम कहते हैं इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन. और अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगे तो इसे स्टैंडर्ड इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन कहा जाएगा. द स्टैंडर्ड इंथॉल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज ऑफ अ कंपाउंड इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स. जैसे मैग्नीशियम और आपके पास ऑक्सीजन, ये कंबाइन करके आपके पास बना दें मैग्नीशियम ऑक्साइड. अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड इज़ minus 692. माइनस साइन शोज दैट इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड. इसी तरह से CO2 की फॉर्मेशन माइनस 393 है आपके पास, तो विच इज़ डेल्टा एच, ये रिलीज़ होती है. तो ये माइनस इसलिए मैंने सिंबल लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसके लिए. उसके बाद है हीट ऑफ एटोमाइजेशन. हीट ऑफ एटोमाइजेशन आपके पास होता है कि जब आपके पास गैसियस एलिमेंट या गैसियस एटम, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बनाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है उसको कहा जाता है हीट ऑफ एटोमाइजेशन. देखें, अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो एटोमाइजेशन और फॉर्मेशन के दरमियान जो है वो क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं. और अक्सर हमसे एंट्री टेस्ट के अंदर और इसके अलावा जो है वो बोर्ड के अंदर हमारे पास इक्वेशंस दी जाती हैं और उनसे पूछा जाता है कि इसके साथ एसोसिएटेड हीट जो है वो कौन सी हो सकती है. तो याद रहे, अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई कंपाउंड मौजूद है तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी, और अगर प्रोडक्ट में जो है वो आपके पास एलिमेंट मौजूद है तो वो हीट ऑफ एटोमाइजेशन होगी. लाइक मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने जा रहा हूँ, उनमें से जो है वो हम जज करते हैं कि आइदर ये कौन सी हीट हो सकती है. लाइक हमारे पास मौजूद है आपके पास मौजूद है
2H2 plus O2 that is converting into CO2 that is converting into H2O। तो ये H2O की जो फॉर्मेशन होगी ये बेसिकली आप लोगों के मुताबिक इसे होना चाहिए, क्योंकि ये कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है तो इस वजह से हम इसे नाम देंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन का। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास ऑक्सीजन है, ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन एटम के अंदर, तो ये गैसेस एटम का बनना ये हमारे पास बेसिकली क्या होगा, एटोमाइजेशन का प्रोसेस है। तो आप लोगों ने जहन में रखना है कि अगर एलिमेंट की फॉर्मेशन हो रही है गैसेस एलिमेंट की तो वो एटोमाइजेशन, और अगर हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है किसी कंपाउंड की तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा। तो ये बुनियादी डिफरेंस MCQs के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंथॉल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच 1 मोल ऑफ एसिड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ बेस। तो इसे जो है वो हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास मौजूद है, देखिएगा जी, एसिड का 1 मोल है, एसिड हमारे पास फॉर एग्जांपल यूज़ हो रहा है HCl, तो H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है ये आपके पास, और Cl नेगेटिव। इसी तरह से हमारे पास NaOH मौजूद है, ये आपके पास OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करके क्या कर सकते हैं, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करके ये वाटर बना सकते हैं, और एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो -57.4 किलोजोल पर मोल। यहाँ पे एक अक्सर सवाल पूछा जाता है, मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ कि वाई हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, why heat of neutralization of different acids and bases is always the same। उसे हम वो हमेशा सेम क्यों होते हैं जी? तो वाई हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डिफरेंट एसिड्स एंड बेसिस इज ऑलवेज द सेम। तो उसकी रीज़न ये है कि फॉर एवरी डिफरेंट एसिड इट ऑलवेज गिव्स अस H प्लस आइन। हमेशा जो एसिड है फॉर एग्जांपल HCl, ये हमें H प्लस आइन देगा, और इसी तरह से कोई भी बेस है हमारे पास जनरल बेस, वो हमें OH नेगेटिव आइन देगी। तो इससे इवेंचुअली हमारे पास क्या सिचुएशन होती है, इनके कम्बिनेशन से न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन में हमेशा वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो चूंकि फॉर्मेशन ऑफ वाटर आपके पास हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन में, हर किस्म की न्यूट्रलाइजेशन में, तो इसलिए डिफरेंट एसिड्स हों, डिफरेंट बेसिस हों, उनकी न्यूट्रलाइजेशन हमेशा सेम एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगी। ठीक है जी। इससे रिलेटेड मज़ीद कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हम फ़िलहाल नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, वो है इंथॉल्पी ऑफ कंबस्शन। देखिए जी, इंथॉल्पी ऑफ कंबस्शन हमारे पास मौजूद है, तो कंबस्शन की इंथॉल्पी ऑफ कंबस्शन को हम जो है वो डिस्कस करते हैं फर्दर मोर। कंबस्शन कहते हैं किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना, किसी सब्सटेंस को जलाना, किसी सब्सटेंस को हीट करना, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसे बर्न करना। तो कहते हैं कि जब हम कंबस्शन करेंगे किसी सब्सटेंस की, तो ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो, या हीट है जो इवॉल्व होती है, रिलीज़ होती है when 1 mole of a substance is completely burnt in excess of oxygen under standard conditions। जैसे हमारे पास एथानॉल है, उसकी बर्निंग से, उसकी कंबशन से CO2 और H2O प्रोड्यूस होते हैं, और आपके पास -1368 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। याद रखिएगा कि जो कंबशन में आपके पास जो भी कंपाउंड मौजूद है जिसे हम बर्न करने जा रहे हैं, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने अपने ऑक्साइड्स में तब्दील हो जाते हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 चीज़ें मौजूद थी, तो ये तीनों के तीनों अपने ऑक्साइड्स में तब्दील हो जाएंगे। जैसे कार्बन CO2 में, हाइड्रोजन H2O, और ऑक्सीजन पहले से ही ऑक्साइड है, ऑक्सीजन की फॉर्म में मौजूद है। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गई। अब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी ये डिपेंड करता है कि कितने CO2 और H2O बनेंगे। जिस केस में जितने ज़्यादा CO2 और H2O बनेंगे तो उसमें उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी। एक चीज़ आप लोग अपना जहन में रखिएगा, जितने ज़्यादा कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतने ही ज़्यादा CO2 और H2O बनेंगे। तो ये अगर अक्सर हमसे ना MCQs पूछा जाता है, मैं ऑप्शंस देता हूँ आपको। एक है CH4, एक है C2H6,
एक है C3H8 और एक है आपके पास C4H10। ये आपके पास डिफरेंट 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। तो मैं अगर इनमें से पूछूं, ये अक्सर एमडी कैट में या जो है वो आप लोगों से अच्छा जी, आप लोगों से इन चारों में से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से की कंबशन के दौरान ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होगी। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो एटम्स हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन का, वो C4H10 में है, तो वो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो ये अक्सर एमसीक्यूज़ में हमसे पूछा जाता है। और लास्ट में हमारे पास है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन वो कहते हैं कि जब हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट वो इवॉल्व हो या एब्जॉर्ब हो व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज dissolved in so much amount of solvent that further dilution results in no detectable heat change, के मज़ीद सॉल्वेंट ऐड करने से कोई भी हीट रिलीज़ ना होने पाए। तो इस किस्म की सिचुएशन में हम इसे जो है वो हीट ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। तो इन सब की जो है वो आप लोगों ने याद करनी है विद एग्जांपल्स। जैसे आपके पास एग्जांपल मौजूद है, अमोनियम क्लोराइड की हीट ऑफ सोल्यूशन है 16.2, तो ये एंडोथर्मिक है। सोडियम कार्बोनेट की -25 है, तो ये एक्सोथर्मिक है। तो ये आप लोग एग्जांपल्स दे सकते हैं। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे करते हैं। कैलोरीमीटर एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, कैलोरीमीटर। हम इसकी मदद से, अपरेटस है कैलोरीमीटर, हम इसकी मदद से हीट ऑफ रिएक्शंस जो है या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टडी करते हैं। अब हमारे पास एक ग्लास कैलोरीमीटर है, एक आपके पास बॉम्ब कैलोरीमीटर है। दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले ग्लास कैलोरीमीटर। ग्लास कैलोरीमीटर बड़ी सिंपल सी अरेंजमेंट के ऊपर मुश्तमिल है। एक आपके पास ये मौजूद है बीकर, इसके अंदर आपने ये सारी की सारी कॉटन प्लग्स रखी हुई हैं। ठीक है जी, ये कॉटन प्लग्स मौजूद हैं इसके अंदर सारी की सारी। उसके अंदर हमने एक सेकंड बीकर रखा हुआ है जिसमें हमारे रिएक्टेंट्स मौजूद होंगे। ठीक है, ये हमारा सारा वो रिएक्शन है, ये हमारे सारे रिएक्टेंट्स मौजूद हैं। ये थर्मामीटर है हमारे पास और ये स्टीरर है इसे मुसलसल हिलाने के लिए। सबसे पहले हमने रिएक्टेंट्स यहाँ पे प्लेस करने हैं और उसके बाद हमने इनिशियल टेम्परेचर T1 नोट कर लेना है। इनिशियल टेम्परेचर T1 नोट करने से आपके पास क्या होगा, आपने स्टीरर की मदद से इसे हिलाना शुरू कर देना है और उसके बाद जो है वो रिएक्शन इनिशिएट होगा और या तो थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर आपके पास इसे कम होना शुरू हो जाएगा। जब रिएक्शन मुकम्मल होने वाला होगा तो थर्मामीटर की रीडिंग भी स्टेडी हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे फिक्स आउट हो जाएगी। जब वो ज़्यादा देर के लिए ठहर जाए इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका ऑलमोस्ट, आप वहाँ पे T2 की रीडिंग नोट कर लेंगे। तो आपने जो है वो डेल्टा T नोट करना है, वो बराबर होगा आपके पास T2 माइनस T1 के। और वो T2 माइनस T1 आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट निकालने के लिए आपको मास ऑफ रिएक्टेंट चाहिए, आपको स्पेसिफिक हीट चाहिए। स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कहा जाता है किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट दरकार होती है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए। तो m जो है वो हमें पता होगा, s की वैल्यू कांस्टेंट है ये भी पता होगी, डेल्टा T हम फाइंड कर लेंगे तो उसकी मदद से जो Q अमाउंट है वो हमें पता चल जाएगी। वो या तो प्लस में होगी या माइनस में होगी, डिपेंड करता है कि आपके पास डेल्टा T की वैल्यू प्लस में आती है या माइनस में आती है। प्लस में हो तो मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और माइनस में हो तो मतलब एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो ये बड़ी सिंपल सी अरेंजमेंट है। ग्लास कैलोरीमीटर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग दोनों में आपसे पूछा जा सकता है। इससे भी जो है वो अहम सवाल हमारे पास दूसरा है, ये है हमारे पास बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का कैलकुलेशन तो बिल्कुल वैसे ही करते हैं, लेकिन जो फ़र्क है आपके पास सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट का फ़र्क है। ये बॉम्ब कैलोरीमीटर बेसिकली कंबशन की हीट को डिटरमिन करने के लिए जो है वो हम अक्सर यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास मौजूद है। देखें, सबसे पहले हमारे पास एक पूरा एक स्क्वायर वेसल है। इस वेसल के अंदर जो है वो हमारे पास पानी मौजूद है और ये वाटर मौजूद है सारा का सारा, और ये अंदर एक बॉम्ब पड़ा हुआ है आपके पास। इसी को बॉम्ब कैलोरीमीटर कहा जाता है। चूँकि हमने इसे पानी के अंदर रखा होता है तो इसलिए एनामल की कोटिंग जो है वो इसकी सरफेस पे कर देनी चाहिए, वो हमारे पास मुनासिब रहेगा। एनामल की कोटिंग जो है वो एक मुकम्मल हो जानी चाहिए यहाँ पे।
अच्छा, उसके बाद फर्दर मोर हमने पहले इसे ओपन करना है, और ओपन करने के बाद हमने ये हमारा टेस्ट सब्सटेंस यहाँ पे पड़ा होगा, और ये हमारा वायर भी है, तो इसकी मदद से हम उसे जलाएंगे। इग्निशन कॉइल कहते हैं हम इसे। ये हमारे पास इग्निशन कॉइल है। हम टेस्ट सब्सटेंस जिसे हम जलाना चाहते हैं वो खोल कर इसमें रखेंगे और उसे दोबारा से फिट आउट कर देंगे, और फिट करने के बाद हम उसे जो है वो यहाँ पे इग्निशन कॉइल की मदद से जलाएंगे। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होगी जो यूनिफॉर्मली इस पानी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आपने इनिशियल टेम्परेचर नोट करना है और स्टीरर से हिलाते रहना है ताकि हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती रहे, और उसके बाद फाइनल टेम्परेचर नोट करना है। यहाँ से आप डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डेल्टा टी की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे जो C है वो C बराबर है हीट कैपेसिटी के। हीट कैपेसिटी कहते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट या क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। किसी भी बॉडी या सिस्टम का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट दरकार होती है उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हम पुट करेंगे यहाँ पे। डेल्टा टी हम खुद कैलकुलेट करेंगे, तो उससे हम हीट ऑफ कंबस्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो यहाँ पे आज का टॉपिक जो है वो वाइंड अप करते हैं। ये आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है, और ये रिएक्शन जो है वो हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे जो है वो करवाया जाता है, कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे जो है वो हम आज का टॉपिक वाइंड अप करते हैं। इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन हो वो आप मुझसे जो है वो कल डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।